नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। उनके जाने से हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हुआ। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार थे। पिछले 1 महीने से वो 2 बार अस्पताल में एडमिट हुए थे। बुधवार शाम 5 बजे दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अस्पताल से दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पर भी ले आया गया है। यहां दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए सेलेब्स पहुंच रहे हैं। आज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, जिसके चलते देश भर में शोक की लहर है। वहीं दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब सिर्फ एक फिल्म अभिनेता ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी थे। उनके जैसा इंसान आना इस देश में बहुत मुश्किल है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी आना, बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और काफी समय से वो बीमार भी चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली है। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने एक्टर के ट्विटर से उनके निधन की जानकारी दी। अब उनके निधन पर डायरेक्टर और एक्टर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगले आजम, फिर बैराग, विदाथा, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए। और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा आगे की जनरेशन उनको याद रखेगा। उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आपकी आखिरी मुलाकात कब हो पाई थी, बातचीत कब हो पाई थी? मेरी बहुत साल पहले बातचीत हुई थी। उसके बाद मुझे सहयोग नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन मैं हमेशा उनके काम का कायल रहा हूँ। उनके काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हमेशा उनकी पिक्चरें मैंने देखी है। और अभी भी जब पिछले साल मैंने ये जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी मैंने कई उनकी पिक्चर देखी। तो बहुत बड़ा एक वॉइड आया है हमारे फिल्म जगत में, जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स उनको मिस करेगा। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया और मैं बड़ा भाग्यशाली कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए। कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। ये मेरे लिए बहुत, आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा परिवार उनके बहुत करीब था। उनके परिवार के सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक।
एक मैं समझ रहा हूं कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। वहीं कोरोना काल में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे में तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए निर्देश भी दिए हैं। और अभी इसी पर यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। भगवान शिव के भक्त नंगे पांव मन में बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर के, आस्था लेकर के कांवड़ यात्रा में निकलते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूपेण जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कांवड़ यात्रियों की कांवड़ यात्रा पूरे साज सज्जा के साथ, जैसे पिछले 4 सालों से निकल रही है, वैसे ही निकलेगी। और भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करे। और कांवड़ियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाते रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उस परंपरा को भी चालू रखें। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और उस परंपरा को भी चालू रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी जाति, धर्म, मजहब को साथ लेने के चलने की जो नीति और रीति है, उस पर अभी जनता ने मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत के साथ सबका सुपड़ा साफ करते हुए पूरे प्रदेश भर में प्रचंड बहुमत दिया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 4 साल में गुंडों, अपराधियों पर नकेल कसी है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस दिशा में काम किया है। उसी का नतीजा रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे बने हैं और ब्लॉक प्रमुख भी बड़ी संख्या में हमारे बनकर के आएंगे और हम भारी बहुमत से सभी ब्लॉकों पर। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो उसका मूल मंत्र है, उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, जो परिकल्पना थी, उसके अनुसार सरकार ने 2014 से 19 तक काम किया। उसके बाद अपार सफलता 2019 में भी जनमानस ने दिया। तो विस्तार में सभी चीजों का, क्षेत्र का, सब चीजों का ध्यान में रख करके हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब उनका स्वागत करेंगे और स्वागत कर रहे हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल की पोस्ट पर जो लोग आए हैं उनको। आज मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। इस विस्तार से ठीक पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है। इसके साथ राष्ट्रपति ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्तियां की है। इनमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाकर कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। चर्चा है कि ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए किया गया है। दरअसल थावरचंद गहलोत एमपी कोटे से हैं। 73 साल के थावरचंद 2014 से ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। एमपी कोटे से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। हालांकि अभी तक सिंधिया के प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें कोई अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए मंत्रिपरिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ने के भी पूरे आसार हैं। साथ ही साथ कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी फोकस होगा। मोदी कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया का क्या कुछ कहना है, वो सुनाते हैं आपको। आज राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है और
मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले अनेक दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार SC ST OBC का रिकॉर्ड भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या स्टेट का मंत्रिमंडल हो, मंत्री लोग मोहरे होते हैं। तय सरकार की नीति और प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं कि चीज़ों पर बल दिया जाता है, हम पूछना चाहते हैं एक के बाद एक निर्णय जो SC ST OBC के खिलाफ है। देखिए, पूरा देश कुछ NDA के घटक दल हैं, नेताओं को छोड़कर एक मत राय का है कि किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, वो किसानों के अहित में है। और इसलिए जगह जगह आंदोलन भी किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसका समर्थन जो अधिकांश जो विपक्षी दल हैं उन्होंने किया है। और राज्य सरकारों ने एक के बाद एक, पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, केरल ने किया। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी कानून, अपना राज्य सरकार का कानून पास किया है। जो केंद्र ने कानून पास किया उसका काउंटर है। तो सभी, मैं समझता हूँ कि जो NDA घटक दल की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ राज्य सरकारों को छोड़ के बाकी अधिकांश जगह जो केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए हैं उसको डिसअप्रूव करके, उसको अस्वीकार करते हुए नया कानून प्रस्तावित किया है और वो राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाता है, जहाँ पर जाके डंप हो जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार उनको नहीं चाहती। और इसी तरह से जो हठधर्मी जो केंद्र सरकार अपनाए हुए है इन कृषि बिलों को लेकर, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। UAPA के अंतर्गत बंद करके अन्य लोगों के अलावा जो फादर स्टैन स्वामी, उनको भी निरुद्ध किया गया और 84 साल की उम्र में उनका कल देहांत भी हो गया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि न्यायिक प्रक्रिया में रहते हुए, तो जमानत के लिए जूझते हुए, मेडिकल ग्राउंड वो वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया का इस तरह से उलझन है कि वो उनकी बेल नहीं हो पाई थी। और जो UAPA कानून का जिस तरह से दुरुपयोग करके और जो न्यायप्रिय नागरिक उनको भी इसके अंतर्गत बंद करना, ये दुर्भाग्य की बात है। केंद्र सरकार के द्वारा ये कहना कि UAPA कानून तो पुराना है और UPA सरकार के दौरान भी इस कानून का इस्तेमाल होता था, हम इसका बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कानून बनाना किसी विशेष उद्देश्य के साथ में, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस कानून का इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करने बैठ जाए निहित स्वार्थ के अंतर्गत, तो वो गलत है। और उम्मीद ये की जाती है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके और न्याय देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इसका दुरुपयोग किया और न्यायालय के द्वारा उनको न्याय नहीं मिल पाया। देखिए, केंद्र सरकार इस मामले में तनिक भी संवेदनशील नहीं है। कितनी आवाज़ उठ रही है विपक्ष की तरफ से, हर समाज के हर वर्ग की तरफ से, कि डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरह से बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, जो आसमान छू रहे हैं, उसमें सरकार एक नहीं सुन रही। हर रोज़ वो, मैं समझता हूँ कि एक अलग ही अपवाद होगा, किसी दिन डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़े, हर रोज़ दाम बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी गाड़ी चाहे डीजल से चले चाहे पेट्रोल पर चले, लेकिन केंद्र सरकार की गाड़ी तो टैक्सों से ही चलती है। डीजल पेट्रोल पे जिस तरह से लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हर साल सिर्फ डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
उन पर एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सेस से जो वसूल कर रहे हैं, वो एक पहले कभी नहीं हुआ। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस यूपीए सरकार के दौरान में थे, उससे कहीं कम है, 1/3 है। लेकिन उसके बावजूद ये कौन सा फार्मूला है जिससे डीजल पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हर स्तर पर, हर पेट्रोल पंप पे जाके उन्होंने विरोध किया है और आगे भी विरोध करते रहेंगे।